नमस्कार। इसके पूर्व हमारी जो क्लासेस हुई, जो चर्चा हुई, वो ऋग्वेद कालीन आर्यों के महत्वपूर्ण पक्षों को हमने देखा, जिसमें अंततः हमने यह जाना कि आर्य मूलतः कहाँ तक विस्तारित हुए। फिर आर्यों के विषय में जानने का हमारा जो प्रयोजन बनता है, और वह प्रयोजन बनता है कि आखिर उनके जीवन के विविध आयाम किस तरह से क्रमशः आगे बढ़े, या उन्होंने जीवन में अपने विविध पक्षों को कहाँ तक स्थापित किया। इन पक्षों में हम देखते हैं कि इन आर्यों का राजनैतिक जीवन या उनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या रही। फिर जीवन के एक दूसरे पक्ष, दूसरे पहलू में हम जाकर देखते हैं कि उनका सामाजिक जीवन कैसा रहा। समाज के साथ साथ एक तीसरे महत्वपूर्ण पक्ष पर भी हम दृष्टिपात करते हैं, और वह पक्ष रहा कि इनका आर्थिक जीवन कैसा रहा। जीवन को जीने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकताएं होती थी, उन आर्थिक संसाधनों में उनके सहयोगी कौन कौन से पक्ष रहे। और उसके बाद में अंततः हम जीवन के एक महत्वपूर्ण पक्ष उनके धर्म को देखते हैं, और उनके धार्मिक जीवन के माध्यम से भी हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इन आर्यों का आर्थिक जीवन के साथ साथ जो धार्मिक जीवन रहा, उस धार्मिक जीवन का पक्ष किस तरीके से दो हिस्सों में विभाजित रहा, अर्थात पूर्व वैदिक युग में क्या रहा और उसके बाद उत्तर वैदिक युग में क्या रहा। इन सभी विविध पक्षों का हम बारीक अध्ययन आगे के अध्ययन में करेंगे, क्रमशः करेंगे। और इसी क्रमिक अध्ययन में हम अब यहाँ अपनी इस कक्षा के अंतर्गत उस स्थान पर आ जाते हैं कि हमको यह जान लेना आवश्यक हो जाता है कि ऋग्वेद कालीन अर्थात पूर्व वैदिक युगीन आर्यों की राजनैतिक व्यवस्था क्या रही, उनका राजनैतिक जीवन किस स्तर से गुजर रहा था, वो राजनीति में कहां तक अपनी दिलचस्पी ले पा रहे थे। इसी तथ्य को उभारते हुए हम ऋग्वेद के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेद कालीन आर्यों का राजनैतिक जीवन, उनकी राजनैतिक व्यवस्था कैसी रही। जबकि पूर्व में हम एक विशेष बात यह जान चुके हैं कि ऋग्वेद कालीन आर्य कबीलाई जीवन व्यतीत कर रहे थे, और प्रोफेसर मैक्स मूलर की थ्योरी के अंतर्गत हमने देखा कि वो मध्य एशिया से एक कारवां लेकर भारत की ओर भी आए। वह कारवां अर्थात उस युग के आर्यों के आने का जो रास्ता रहा, उसके अंतर्गत जब वो सैंधव स्थिति या सप्त सैंधव क्षेत्र की ओर आते हैं, तो उन्होंने छोटे छोटे कबीलों के रूप में यहाँ अपने को स्थापित करना शुरू किया। और इन कबीलों में कोई एक ही कबीला नहीं था, ऐसे तमाम झुंड आ रहे थे। यहाँ कबीलाई सिस्टम से उनका आना और यहाँ अपने को जगह जगह पर स्थापित करना एक चरणबद्ध तरीके से क्रमशः आगे बढ़ रहा था। कुछ समय गुजर जाने के बाद में इनका जो कबीलाई स्वरूप था, कबीलाई विशेषताओं को लिए हुए था, वही आगे चलकर ठहराव की स्थिति में आता है। और ठहराव के स्वरूप को लेने से उनका कबीलाई ढांचा तो बना रहा, अर्थात वो पशुपालक तो रहे और वो कृषक भी हुए। तो कृषि एक ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष होता है जिसको
यदि करने वाला समूह करता है तो उसको स्थिर होना होता है, और इसी स्थिरता के चलते आर्यों ने अपने कबीले या अपने उस विचारधारा वाले लोगों के समूह को एक सुनियोजित, एक व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक नियमों की श्रृंखलाओं में बांधने का भी प्रयास किया, और वह नियमों की श्रृंखलाएं उनके राजनैतिक व्यवस्था को व्यक्त करने वाली रही। हम पूर्व में यह देख चुके हैं, अपने वैदिक अध्ययन के पहले भी हमने देखा है कि मध्य पाषाण काल का जिस तरह से मानव घुमक्कड़ था, अस्थायी जीवन जी रहा था, और उसके बाद भी हमने देखा कि नवपाषाण काल में वह जिस तरह से पशुपालक हुआ, वैसे ही यहाँ पर भी हमको दिखाई देता है कि इनके भी जीवन में एनिमल हस्बेंडरी, पशुपालन, इनका महत्वपूर्ण एक उद्देश्य रहा, और महत्वपूर्ण उसी से उनके जीवन की गति आगे बढ़ती थी। चूंकि इनके जीवन में यह महत्वपूर्ण पक्ष था, तो जो कुछ भी राजनीतिक सिस्टम व्यवस्थित हो रहा था उसमें भी कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से उनकी महत्ता थी। और इसी महत्ता में हम क्या देखते हैं कि राजनीतिक ढांचा, राजनीतिक व्यवस्था उनकी अपने आप में एक श्रृंखलाबद्ध हो रही थी, और ये जो आर्य आ रहे थे और समूहों में जगह जगह स्थापित हो रहे थे, इनके भी अपने अलग अलग नाम से ये जाने जा रहे थे। और इन्हीं में हम क्या देखते हैं कि जब वहां से आर्यों का आगमन होता है, आर्यों के छोटे छोटे कारवां स्थिर होने लगते हैं, और हम सप्त सिंधु के क्षेत्र से देखते हैं कि वहां पर उसके पूर्व की स्थापित की गई सभ्यता जब वहां से रिप्लेस हो रही होती है, तो उनके मूल स्वरूप के बिगड़ जाने के कारण वो भी एक अलग स्वरूप लेकर अपने को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिन्हें ऋग्वैदिक साहित्य में अनार्य भी कहा गया। तो उत्तर वैदिक काल में जिस व्यवस्था को हम देखते हैं, ठीक उसके विपरीत हम पूर्व वैदिक काल में क्या देख पाते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत, आर्यों की इस व्यवस्था के अंतर्गत आर्यों के जो छोटे छोटे जन थे वो स्थापित हो रहे थे, और ये जन का अर्थ ही होता था लोग, और ये लोगों का समूह, उनका एक अपना निश्चित नाम होता था, और ये नाम उनके कुल के किसी पूर्वज के नाम पर उसको निर्धारित कर लिया जाता था, जो उनकी पहचान करता था, और ये जन ही आर्यों की पहचान होते थे। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो हम ऋग्वेद कालीन भौगोलिक क्षेत्र में उनके विस्तार को देखते हैं, गंगा से लेकर अफगानिस्तान की सीमा तक, और तुर्कमेनिस्तान के निचले हिस्से अर्थात हिंदुकुश पर्वत से लेकर अरावली की पहाड़ियों तक के बीच में बसे हुए ये आर्यजन एक सूचीबद्ध राजनीतिक संस्था को भी स्थापित कर रहे थे। हाँ, यह अपने जगह स्पष्ट था कि इस कारवां का, इस कबीले का जो कबीलाई स्वरूप था, इस कबीले का एक मुखिया होता था, और यह मुखिया उस कबीले में रहने वाले लोगों का राजा होता था। वह कबीले के फैलाव के भूखंड का वह राजा नहीं होता था, अर्थात भूमि की महत्ता वहां पर नहीं थी। वह लोगों और उन लोगों के पशुधन की सुरक्षा या पशुधन का वह राजा होता था। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देख पाते हैं कि ऋग्वेद कालीन राजनैतिक व्यवस्था एक क्रमिक इकाई में बटी हुई थी, जिसको अध्ययन के लिए हम सहज और सरल कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद कालीन ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को हमें जानने के लिए, ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था को हमें जानने के लिए सबसे पहले
उसकी मूलभूत इकाइयों को देखना होता है कि राजनीतिक व्यवस्था की उसकी इकाइयां क्या थी, उसका ढांचा क्या था, जिससे कि वो अपने इस कबीले या जन के लिए हितकर कार्य कर सकते थे। इन्हीं में हम क्या देखते हैं कि उनकी राजनीतिक इकाइयां क्या थी। तो राजनीतिक इकाई के रूप में हम क्या देखते हैं, उनकी राजनीतिक इकाई के रूप में हम देखते हैं कि यह पूरी व्यवस्था, यह पूरा जन कबीलों के रूप में जिस व्यक्ति के नाम से जन का नाम रखा जाता था, प्रत्येक जनों में हम कैसी व्यवस्था पाते हैं, तो हम देखते हैं कि इनकी राजनीतिक इकाई का सबसे पहला और सबसे छोटी इकाई जो थी वह परिवार थी। परिवार राजनीति की सबसे छोटी इकाई थी, यही समाज की भी सबसे छोटी इकाई थी। परंतु इस परिवार के विषय में हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद के काल में इस परिवार का मुखिया जो होता था, क्योंकि परिवार की प्रथाएं जो थी वो दोनों प्रकार से थी। परिवार जो था, संयुक्त परिवार उस समय प्रचलन में था। परिवार की व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि संयुक्त परिवार की प्रथा चल रही थी। और इस संयुक्त परिवार को हमको समझने के लिए हम क्या देखते हैं कि इसमें 4-5 पीढ़ियों तक के लोग रहा करते थे। अलबत्ते 5वीं पीढ़ी दूर से ही निकल जाती थी, लेकिन 4 पीढ़ी तक के लोगों को हम वहाँ ऋग्वेद कालीन समाज में देख पाते हैं, परिवार में दिखाई देते हैं। तो इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि यह परिवार दोनों पक्ष से होता था। इनका परिवार मातृ और पितृ दोनों पक्षों को लेकर बना होता था, और इस परिवार का एक मुखिया होता था, और वह मुखिया क्या कहलाता था, जो वयोवृद्ध होता था। इस परिवार में एक विशेष व्यवस्था यह होती थी कि मुखिया ही उसका सब कुछ होता था। मुखिया जिसको गृहपति कहा जाता था, यह परिवार का मुखिया होता था। तो परिवार में हम सत्तात्मक व्यवस्था जब देखते हैं तो वहां हम पाते हैं कि यह गृहपति होता था, जो परिवार का वयोवृद्ध होता था और परिवार के निर्णय में, परिवार के किसी भी विषय का अंतिम निर्णय इसी व्यक्ति का मान्य होता था। परिवार पर निर्धारित किया गया, लागू किया गया कोई भी निर्णय, अंतिम निर्णय कौन ले सकता था, तो वह गृहपति ही ले सकता था। परिवार राजनीतिक व्यवस्था की सबसे नीचे की इकाई थी और इसके मुखिया को गृहपति कहा जाता था। परिवार से जब हम ऊपर उठते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कई परिवारों को मिलाकर कुल का निर्माण किया जाता था। और कुल का मुखिया जो होता था वह कुलक कहलाता था। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि यह एक कबीला है, एक कबीले में एक जन है, इसको हम जन नाम दे सकते हैं। इस जन में हम क्या देखते हैं कि कई कुल हैं। इस जन में कई कुल हम देखते हैं, और इन कुलों में भी एक कुल में हम क्या देखते हैं कि कई परिवार मिलकर एक कुल का निर्माण करते हैं। और इन कुलों के मिलने से जिसका मुखिया क्या कहलाता था, कुलक कहलाता था, और कई कुलों को मिलाकर एक विष का निर्माण होता था। और विष का मुखिया जो होता था वह विषपति कहलाता था। विषपति कहलाता था। कई विषयों को मिलाकर जन का निर्माण होता था। और जन का मुखिया अर्थात इस पूरे जन का मुखिया कौन होता था, तो जन का मुखिया जनस्य गोपा
जनस्य गोपा, जनपति, जनपति, रक्षक, रक्षक, राजन, राजन आदि नामों से जाना जाता था, आदि नामों से जाना जाता था। तो इस तरह से ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था की जो राजनैतिक इकाई थी वह परिवार से शुरू होकर जन तक जाती थी। कई परिवारों को मिलाकर एक कुल का निर्माण होता था। कुल का प्रमुख कुलक कहलाता था और कई कुलों को मिलाकर विश्व का निर्माण होता था और विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था और कई विषयों से मिलकर जन का निर्माण होता था और इस जन का मुखिया जनस्य गोपा, जनपति, रक्षक, राजन आदि विभिन्न प्रकार के नामों से ऋग्वेद में जाना गया है। ऋग्वेद में से मिलने वाले उल्लेख के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये ही पूर्व वैदिक काल के प्रशासनिक इकाई थे। ऋग्वेद में 275 बार जन शब्द का उल्लेख आया है। जन शब्द का उल्लेख 275 बार आता है। ऐसे ही 171 बार विश्व के लिए विश्व की चर्चा ऋग्वेद में 171 बार आती है और कुल की चर्चा ऋग्वेद में 13 बार आती है। 13 बार आती है। कुल के मिलाने के बाद में कुल और कई कुलों से एक चीज यह ध्यान रखना होगा कि कई कुलों से ऊपर की जो इकाई थी वह ग्राम थी। ग्राम एक इकाई यहाँ छूट रही है, ग्राम थी और ग्राम का मुखिया जो होता था वह ग्रामणी कहलाता था। ग्राम की चर्चा ऋग्वेद में कुल 13 बार की गई है। ऋग्वेद में कुल 13 बार ग्राम की चर्चा की गई है। परिवार तमाम परिवारों को कई परिवारों से मिलकर एक कुल का निर्माण होता था और कई कुलों के मिलने के बाद एक ग्राम का निर्माण होता था और कई ग्रामों के समूह से विश्व का निर्माण होता था और कई विश्वों के समूह के बाद एक जन का निर्माण होता था। तो हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख जन का आता है जो 275 बार आता है और विश्व की चर्चा 171 बार आती है। ग्राम की चर्चा कुल 13 बार आती है जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। यह क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ने वाली इकाइयां थी जो, परंतु फिर भी यह जानना आवश्यक है कि राजा जो था वह क्षेत्र का अधिपति नहीं था। क्षेत्र अथवा भूमि का अधिपति नहीं था। अधिपति यह नहीं था क्योंकि उस युग में जो राजा का राजत्व जुड़ा हुआ था वह अपने जन के लोगों तक ही सीमित था, अपने जन की संपत्ति पशुधन तक ही सीमित था। वह जन के भूखंड से रिलेटेड उसका स्वामित्व नहीं था। क्यों? क्योंकि इनका स्वरूप कबीलाई था और कबीले के स्वरूप में एग्रीकल्चर जो होती है, कृषि जो होती है वह गौण होती है और प्राथमिक उसमें हम पशुपालन पाते हैं। तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम को, इस कालखंड को हम क्या कहते हैं, इसका जो ढांचा हम मानते हैं, इसका जो सामाजिक ढांचा मानते हैं, तो सामाजिक ढांचा इसका हम क्या पाते हैं कि कबीलाई ढांचा था। कबीलाई ढांचा इसको हम मानते हैं। इसीलिए कबीले की मूल विशेषता पशुपालन होती है। पशुपालन इनका मूल होता है और इस पशुपालन के कारण ही राजा का राजत्व, राजा का स्वामित्व क्षेत्र अथवा भूमि पर नहीं था। यदि ऋग्वेद के काल में राजा भूमि अथवा क्षेत्र का भी स्वामी माना जाता तो यह स्पष्ट था कि जैसे इसके लिए जनस्य गोपा और जनपति जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, वैसे ही इसको यहाँ पर भूपति भी कहा जाता। परंतु ऋग्वेद में राजा अथवा जन के प्रमुख के लिए भूपति शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस तरह से इस ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था में हम क्या देखते हैं
कि राजनीतिक व्यवस्था में हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह व्यवस्था थी क्या। तो हमने यह जाना कि यह कबीलाई व्यवस्था थी और इस कबीले का मूल उद्देश्य था कि अपने पशुओं और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक ही विचारधारा अथवा एक ही मूल ध्येय वाले लोगों का समूह, जो जिसमें बहुत से लोग होते थे और उन लोगों के समूह को ही जन कहा जाता था और जन का एक नाम रखा जाता था और वह नाम क्या होता था कि उस परिवार अथवा कुल के वयोवृद्ध व्यक्ति या उसके पूर्वज के नाम पर, जैसे भरत, शिवी, अनु, ध्रुव, इस तरीके से जो जनों की चर्चा हमें मिलती है उनके नाम इन्हीं कारणों से, इसी प्रकार पूर्वजों के नाम से ही जो विख्यात पूर्वज था उसी के नाम पर उन जनों का नाम रखा गया, जो एक प्रकार के जन की पहचान को निर्धारित करने वाला होता था। तो इस तरह से हम यह भी देख पाते हैं कि इस राजनीतिक व्यवस्था में राजनीति की जो प्रारंभिक इकाई थी वह परिवार से शुरू होकर जन तक जाती थी। इस युग में राजनीति की सबसे बड़ी कड़ी जन थी और यही जन जिसको हम पूर्व वैदिक काल में छोटे छोटे जनों के रूप में पाते हैं और यही जनों में जब प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती हैं और इनमें संघर्ष विकराल रूप लेने लगते हैं, तब इनमें भूमि को भी प्राप्त करने की लालसाएं बढ़ती हैं और इसी प्रक्रिया में एक जन दूसरे जन को आक्रांत करता है और आक्रांत करने के बाद उसके भूमि क्षेत्र को वह अपने में सम्मिलित करने लगता है और इसी प्रक्रिया ने उत्तर वैदिक काल में हमें जनपदों के रूप में एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था से परिचय हमारा कराया। तो पूर्व वैदिक काल में हम जो कुछ भी देख पाते हैं तो राजनीति की सबसे बड़ी उच्चतम इकाई हमें जन के रूप में दिखाई देती है, जिसका अधिपति, जनसिगोपा, जनपति, रक्षक, राजन आदि विभिन्न प्रकार के नामों से जाना गया। तो यहाँ पर हमको आज हमारे कहने का आशय यह है, उद्देश्य यह है कि इस ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था को एक सरल तरीके से समझने के लिए हमको यह जान लेना होगा कि परिवार, कुल, ग्राम, विश्व और जन के जो सिस्टम थी, जहाँ जन पर आने के बाद राजा या रक्षक या जनसेगोपा या जनपति अपने जन की व्यवस्था को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाता था। जैसे उसने इस पूरे जन को विभिन्न प्रकार के विषयों में बांट रखा था और ये विश्व भी अनेक ग्रामों में बटे हुए थे और यह ग्राम भी फिर कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे, इनमें भी छोटे छोटे कुल थे और ये कुल जो थे, कुलों की जो निम्नतम इकाई थी वह परिवार थी। तो परिवार से कुल से कुलों के समूह से ग्राम और ग्रामों के समूह से हम क्या देखते हैं कि विश्व का निर्माण होता है और कई विश्वों को मिलाकर हम क्या देखते हैं कि जन का निर्माण होता है। तो इस जन की शासन व्यवस्था क्या थी हमारे सामने, इसके अध्ययन को समझने के लिए, इसकी सरलतम रूप देने के लिए उसके भागों को विभाजित कर दिया जाए तो हमारे लिए स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि हम ऋग्वेद के काल में इन जनों की स्थिति के विषय में हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद के काल में जहां तक आर्यों का भौगोलिक विस्तार हो चुका था, उनमें ऋग्वेद के अध्ययन से हमें विभिन्न प्रकार के जनों की चर्चा मिलती है। ऐसा नहीं था कि यहाँ सिर्फ आर्य जनों का ही निवास था, आर्यों के साथ साथ यहाँ के बेसिकली मूल रहने वाले लोग भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था को व्यवस्थित किए हुए थे, जिन्हें हम अनार्य जन कहते हैं। अनार्य जन के रूप में उनका अध्ययन हम करते हैं और इन अनार्य जनों में भी हम क्या देखते हैं कि ऐसे तमाम जन हमें मिलते हैं जिनमें अनिल, पक्ष, भलानस, शिवी, विषाण आदि विभिन्न प्रकार के जनों की चर्चा हमें मिलती है, जो आर्य जन नहीं थे बल्कि वो अनार्य जन थे। आर्य जनों में हम क्या देखते हैं कि हमें महत्वपूर्ण जनों की चर्चा मिलती है। भरत जन अपने आप में एक महत्वपूर्ण जन था, परंतु भरत के अतिरिक्त भी महत्वपूर्ण पंच जनों की चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसमें हमें पूर्व, यदु, ध्रुव, तुर्वस इस तरीके से 5 बड़े महत्वपूर्ण जनों की चर्चा हमें ऋग्वेद में मिल पाती है।
तो इस तरह से जनों की चर्चा ऋग्वेद के काल में विभिन्न जगह मिलती है। तो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को जानने के लिए हमारे सामने महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि इसको हम सरलतम तरीके से किस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट बन जाए और हम इस विषय को अच्छे से समझ पाए। तो हमारे लिए सबसे मूल बात आती है कि इसके प्रशासनिक ढांचे को हम समझें कि राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए आर्यजनों ने राजनीतिक चिंतन क्या किया। तो उसमें हम क्या पाते हैं कि इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इनका जो प्रशासनिक ढांचा था या प्रशासनिक संगठन जो भी था वह किस प्रकार का रहा होगा। हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कि प्रशासनिक इनका प्रशासनिक संगठन कैसा था, संगठन या हम इसको ढांचा भी कह सकते हैं, प्रशासनिक ढांचा इनका किस प्रकार का था। तो इसको हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि यह पूरी व्यवस्था को अपने कैसे बांटे हुए थे। तो इसमें हम देखते हैं कि मूलतः एक इनका राजा था, राजा जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि उसको किन किन नामों से जाना जाता था, अर्थात वो जनपति, जनसेगोपा, राजा, इस तरीके से विभिन्न प्रकार के बिरुदों से वह अलंकृत किया जाता था। तो राजा के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि इस राजा को सपोर्ट करने के लिए, राजा को जन की व्यवस्था की, जन की राजनीतिक व्यवस्था, उसकी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसके साथ उसका अपना एक प्रशासनिक महकमा भी हुआ करता था। तो राजा को सपोर्ट करने के लिए, राजा को सहयोग प्रदान करने के लिए जिन प्रशासनिक समूहों से उसे सहयोग प्राप्त होता था वह क्या था। तो उसको हम क्या देखते हैं कि प्रशासनिक उसके पदाधिकारी क्या थे। राजा के कुछ पदाधिकारी थे, पदाधिकारी इसको सपोर्ट करने के लिए उसने कुछ अपने पदाधिकारी भी निर्धारित कर रखे थे। राजा, पदाधिकारी, और पदाधिकारियों के बाद में क्या देखते हैं कि साथ ही साथ ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में राजा के साथ जो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको जो सहयोग देने के लिए पदाधिकारियों की जो सूचियां थी, इनके साथ साथ राजा को एक और व्यवस्था मिली हुई थी और वह व्यवस्था थी संस्थाओं की। और इन संस्थाओं का ऋग्वेद कालीन राजनीति में विशेष महत्वपूर्ण स्थान था। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि साथ ही उसमें संस्थाएं भी थी। संस्थाएं भी एक ऐसी संस्थाएं थी जो राजा को राजनीतिक कार्यों के लिए विशेष सहयोग करती थी। फिर इस संस्थाओं के साथ हम क्या देखते हैं कि राजा की अपनी एक न्याय व्यवस्था के भी उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलते हैं। और इस न्याय व्यवस्था के साथ हम यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि वैदिक कालीन आर्यों का टैक्सेशन सिस्टम क्या था, उनकी कर प्रणाली क्या थी, कर व्यवस्था क्या थी, क्या कोई कर था भी। चूंकि बिना कर के राज्य का संचालन आगे चलकर हम देखते हैं कि संभव नहीं हो पाता है। तो ऋग्वेद के काल में भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या कोई टैक्स था, और था तो फिर उसका स्वरूप क्या था, इसको भी हमें देखना है। तो हम देखेंगे इसमें कर व्यवस्था के अंतर्गत हम देख पाएंगे। तो राजा की जहां तक बात है, राजा की जहां तक चर्चा आती है, तो ऋग्वेद में हम क्या देख पाते हैं कि राजा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्योंकि सारी शासन का पूरा सिस्टम, शासन का केंद्र राजा ही था। राजा को लेकर ही पूरा सिस्टम अपने कार्य में संचालित होता था। तो राजा के लिए हम क्या देखते हैं कि राजा के लिए हम देखते हैं कि इसका पद वंशानुगत था। राजा का पद वंशानुगत था, वह एक ही वंश परंपरा से आता था
और इस वंशानुगत व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या पाते हैं कि पद तो वंशानुगत उसका था, परंतु राजा वंशानुगत होने के साथ भी ऐसा नहीं था कि वह निरंकुश था। निरंकुश 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 रहा हो। तो हम क्या देखते हैं कि राजा का पद वंशानुगत तो था, परंतु वह निरंकुश नहीं था। नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि राजा के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था थी। और नियंत्रण की व्यवस्था क्या थी कि राजा के ऊपर हम क्या देखते हैं कि इन्हीं संस्थाओं में हमको दो संस्थाएं मिलती हैं, सभा और समिति। तो हम देखते हैं कि सभा समिति जो थी, सभा और समिति राजा को नियंत्रण करती थी। नियंत्रण के लिए राजा जो नियंत्रित होता था, नियंत्रित वह सभा और समिति के माध्यम से वह नियंत्रित किया जाता था। राजा मनमाना करने की उसको छूट नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ऋग्वेदकालीन राजा अपने मन की बात कर सकता हो, वह मनमाना कर सके। उसके मनमाना करने पर ऐसे तमाम नियंत्रण निरंकुशता की सीमा में वह न जाने पाए, इसके लिए उसके ऊपर राजनीतिक संस्थाएं बनी हुई थी। इन संस्थाओं में हम क्या देखते हैं कि सभा और समिति उसको नियंत्रण में करती थी। साथ ही राजा के चुनाव में, साथ ही हम क्या देखते हैं कि राजा वंशानुगत तो था, लेकिन उसमें कुछ लोगों की, वयोवृद्धों की सहमति जरूरी थी। तो राजा के चयन में भी हम क्या देखते हैं कि समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। राजा के चयन में, राजा के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। महत्वपूर्ण भूमिका समिति की हुआ करती थी। समिति की सहमति के बिना राजा का चयन लगभग संभव नहीं था। इसके साथ ही हम एक विशेष बात क्या देख पाते हैं कि राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर, राजा का जब राज्याभिषेक किया जाता था तो उस अवसर पर हम क्या देखते हैं कि उसके पदाधिकारियों का वहां होना बेहद आवश्यक था। उसके पदाधिकारियों के होने की विशेष आवश्यकताओं के चलते हम यह भी देख पाते हैं कि वहां राज्याभिषेक के अवसर पर कबीले के जो प्रमुख पदाधिकारी होते थे वो बराबर वहां आया करते थे और उनकी उपस्थिति उसमें आवश्यक होती थी। तो राजा का चयन अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक बन जाया करता था। तीसरी बात हम क्या देखते हैं कि राजा कबीले या जन के लोगों, राजा जो था या राजा कबीले, अपने कबीला और जन, कबीले के जो जन होते थे, साथ ही उनके पशुधन दोनों की रक्षा का जिम्मेदार होता था। कबीले के जनों का और उनके पशुधन का वह जिम्मेदार होता था। उसकी यह जिम्मेदारी थी कि वह उनके माध्यम से अब उनकी सुरक्षा करेगा। राजा का चयन, राजा का मूलभूत जो कृत्य होता था, उसको जो समझना होता था, वह यह महत्वपूर्ण था। फिर साथ में क्या देखते हैं कि जिम्मेदारी होती थी, जब कभी भी एक जन दूसरे जन के साथ संघर्षरत होता था, जब कभी भी एक जन दूसरे जन के साथ जब यह संघर्ष की स्थिति में होता था, तो इस संघर्ष का नेतृत्व राजा ही करता था। राजा ही नेतृत्व करता था। राजा युद्ध में भाग लेता था और युद्ध में भाग लेकर वह अपने कबीले के जन और उसके पशुधन की सुरक्षा के लिए संपूर्ण प्रयत्न करता था। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि प्रायः ऋग्वेद में हमें जनों के बीच आपसी संघर्ष दिखाई देता है और यह संघर्ष एक महत्वपूर्ण विशेष तब हो गया जब हमें पहली बार ऋग्वेद में
एक संघर्ष के लक्षण परिलक्षित हुए। और वह संघर्ष हम क्या देखते हैं, वह संघर्ष यव्यावती नदी के तट पर लड़ा गया। यह संघर्ष हम क्या देखते हैं कि एक संघर्ष, राजा का युद्ध के लिए संघर्ष हुआ, और यह संघर्ष यव्यावती नदी के तट पर लड़ा गया। तट पर एक संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में हम क्या देखते हैं कि इसमें सृंजयों की विजय हुई। नदी के तट पर हरियूपिया नामक स्थान पर युद्ध कहाँ हुआ, तो युद्ध हुआ हरियूपिया नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ। यव्यावती नदी के तट पर हरियूपिया नामक स्थान पर एक युद्ध के साक्ष्य में ऋग्वेद से मिलते हैं। और इस युद्ध में हम क्या देखते हैं कि यह युद्ध जो था तुर्वस विचिविंत, यह युद्ध बीच में किसके हुआ, मध्य क्या था, मध्य किनके हुआ, तो यह तुर्वस विचिविंत और सृंजयों के बीच हुआ। और सृंजयों के मध्य हुआ था, जिसमें सृंजयों की विजय हुई। विजय किसकी हुई, सृंजयों की विजय हुई। और यही युद्ध जो हरियूपिया नामक स्थान पर यव्यावती नदी के तट पर लड़ा गया, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सृंजयों की जो विजय हुई, और यही युद्ध जब राष्ट्रीय स्वरूप लेता है, तो राष्ट्रीय स्वरूप के रूप में यह दशराग युद्ध के रूप में पल्लवित हुआ। तो दशराग युद्ध हमको पूर्व वैदिक काल में ही लड़े गए एक युद्ध के रूप में दिखाई देता है। दशराग युद्ध एक चर्चित युद्ध रहा। यहाँ पर हमें एक चीज और जान लेना है कि यह हरियूपिया क्या है, इसकी पहचान किससे की जाती है। इस हरियूपिया की पहचान हड़प्पा से की जाती है। हड़प्पा नामक स्थान पर ही यह युद्ध लड़ा गया था। यव्यावती नदी के तट पर हरियूपिया नामक स्थान पर हुआ था, और यह युद्ध तुर्वस विचिविंत और सृंजयों के बीच हुआ, जिसमें सृंजयों की विजय हुई। और यही युद्ध जब राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप ले लेता है, तो इसी युद्ध ने दशराग युद्ध के रूप में अपने को पल्लवित करके उपस्थित किया। तो यह युद्ध हम क्या देखते हैं कि राजा के रूप में हम क्या देखते हैं कि राजा अपने जन और जन के पशुधन की सुरक्षा के लिए वह क्या करता है कि उसे युद्ध का भी संचालन करना पड़ता है। और इन्हीं युद्धों में, बारंबार होने वाले युद्धों में, जो पहला युद्ध हुआ, जो जिसमें सृंजयों की विजय हुई, इसी युद्ध ने आगे चलकर हम क्या देखते हैं कि एक राष्ट्रीय स्वरूप के रूप में उसको परिवर्तित किया। और वह स्वरूप किस रूप में फलीभूत हुआ, तो वह था दशराग युद्ध। ऋग्वेद में दशराग युद्ध की विशेष चर्चा मिलती है, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। तो हम क्या देखते हैं कि दशराग युद्ध ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध, यह युद्ध किनके बीच हुआ, इस युद्ध का कारण क्या रहा, और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इन तीन बातों को हमें जानना होगा। यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि इन तीन चीजों में सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा। तो हमको देखना होगा कि कारण, घटनाएं और परिणाम। तो हम कारण के रूप में क्या देखते हैं, युद्ध का कारण क्या था, तो कारण हमको दो दिखाई देते हैं। दो कारण थे, दो कारण। कारण नंबर 1 क्या था, तो कारण नंबर 1 में हम क्या देखते हैं कि महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच, पुरोहित विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच जो आपसी उनकी दुश्मनी थी, पुरोहित विश्वामित्र और वशिष्ठ की क्या थी, आपसी
आपसी ईर्ष्या, ईर्ष्या और दुश्मनी को माना जाता है। दुश्मनी इस युद्ध का पहला कारण था। ये उनकी आपसी ईर्ष्या और दुश्मनी क्या थी, इस पर हम चर्चा करते हैं अभी। और दूसरा कारण था पुरुषणी नदी का जल, पुरुषणी नदी का जल। पहले कारण के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, पहले कारण के अंतर्गत कहा जाता है कि ऋग्वेद से जो वर्णन मिलता है कि आर्यों का एक कबीला जो भरत के नाम से जाना जाता था, भरत जन, भरत जन के नाम से आर्यों का एक जन विख्यात था। और इस भरत जन का शासक सुदास होते थे, सुदास, सुदास और उन्हीं के पुरोहित, जो उनके पूर्व के पुरोहित कौन थे, उनके प्रारंभिक पुरोहित विश्वामित्र हुआ करते थे। विश्वामित्र और सुदास के बीच एक बार वैचारिक मतभेद हुआ और इस वैचारिक मतभेद के चलते राजा सुदास ने विश्वामित्र को भरत जन के पुरोहित के पद से हटा दिया और उनको भरत जन के पुरोहित के पद से हटाने के बाद भरत जन के पुरोहित के पद पर उन्होंने वशिष्ठ को स्थापित किया। वशिष्ठ अब भरत जन के पुरोहित, भरत जन के जब वशिष्ठ पुरोहित हुए तो वशिष्ठ से विश्वामित्र ईर्ष्या करने लगे और इसी ईर्ष्या का परिणाम क्या हुआ कि पुरोहित विश्वामित्र ने 10 अन्य जनों का एक संघ बनाया और उस संघ को उन्होंने भरत जन के विरुद्ध इकट्ठा कर दिया और जिसके चलते एक बड़ा युद्ध हुआ। तो उसका एक कारण यह माना जाता है, एक कारण पुरोहितों की आपसी दुश्मनी मानी गई, दुश्मनी। और उसका दूसरा कारण जो माना गया, और वह दूसरा कारण क्या था, पुरुषणी नदी का जल। पुरुषणी नदी का जल के विषय में कहा जाता है कि एक बार इस पुरुषणी नदी, जिसको रावी भी कहा गया, जिसको रावी के नाम से भी जाना जाता है, एक बार इस पुरुषणी नदी में जल का अभाव था, जल कम था और इस जल को संचित रखने के लिए भरत जन के राजा सुदास ने पुरुषणी नदी में एक बांध का निर्माण करा दिया और उस बांध के निर्माण हो जाने के कारण पुरुषणी नदी का संपूर्ण जल अब भरत जन के ही कार्य में उपयोगी सिद्ध हो रहा था और वह जल आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहा था, जिससे कि अन्य जनों को भी उसका लाभ मिल पाता। परिणाम स्वरूप अन्य जनों ने मिलकर, 10 अन्य जनों ने मिलकर, जिनमें 5 आर्य और 5 अनार्य जनों ने मिलकर एक संघ बनाया और उस संघ के बन जाने के कारण उस संघ और भरत जन में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई और संघर्ष हुआ। एक भयावह युद्ध के बाद उस युद्ध में विजय सुदास की हुई, भरत जन की ही विजय हुई। और इस भरत जन की विजय के परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि पुरोहित वशिष्ठ की ख्याति बढ़ी और एक संघ वेदन के साथ यह दशराग युद्ध संपन्न हुआ। इस दशराग युद्ध के विषय में हमने बताया कि उसमें सम्मिलित होने वाले, उसमें भाग लेने वाले जन कौन कौन से थे, कौन से जन इसमें भाग ले रहे थे, इसको जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा के दृष्टिकोण से उसमें पूछ भी लेता है कि कौन से जन
संघ में, इस संघ में हम क्या देखते हैं कि एक संघ का निर्माण हुआ, संघ का निर्माण हुआ। संघ में 5 आर्यजन थे, आर्यजन, और प्लस 5 अनार्यजन थे। अनार्यजन मिलकर इस संघ को निर्मित किए थे। तो आर्यजन कौन कौन से थे इसको हमें जानना है। तो हम क्या देखते हैं कि पूर्व, यदु, अनु, द्रुह और तुर्वस, ये आर्यजन थे, ये आर्य थे। और अनार्यों में हम क्या देखते हैं कि अलिन, पक्थ, भलानस, विषाण और शिवी जनों ने भाग लिया। तो हम यहाँ देख पाते हैं कि अलिन, पक्थ, भलानस, विषाण और शिवी ये अनार्यजन थे। और ये पूर्व, यदु, अनु, द्रुह और तुर्वस ये 5 आर्यजन। तो इन दोनों ही जनों के मिल जाने के बाद में हम क्या देखते हैं, इन दोनों ही जनों के मिल जाने से क्या होता है कि 10 जनों का निर्माण होता है, जो एक संघ को निर्मित करता है, संघ। और इस 10 जन के मिल जाने से जो युद्ध हुआ वह भरत जन वर्सेस 10 जन के बीच हुआ, जिसमें हम क्या देखते हैं कि भरत जन की विजय हुई, कि विजय। और इस विजय के परिणाम स्वरूप जो उसका परिणाम आया, उसका परिणाम यह आया कि पुरोहित वशिष्ठ की ख्याति बढ़ी। क्योंकि पुरोहित वशिष्ठ ने भरत जन के शासक सुदास के युद्ध विजय की कामना की थी। और वह कामना यह मानी गई कि वह ऋग्वेद में उसका एक विशेष वर्णन, विशेष उल्लेख मिलता है, क्योंकि वह कामना विशेष सार्थक सिद्ध हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिणाम स्वरूप 10 राजाओं के संघ का भेदन कर दिया गया। और ऋग्वेद का 7वां मंडल, इस दशराग युद्ध की चर्चा कहाँ मिलती है? इस दशराग युद्ध की चर्चा हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी चर्चा हमें मिलती है। दशराग युद्ध की चर्चा हमें कहाँ मिलती है? तो 7वें मंडल में मिलती है। तो इस प्रकार ऋग्वेद में एक और इम्पोर्टेंट चीज हमको जान लेना है, वह यह है कि ऋग्वेद में कुल 3 पुरोहितों की चर्चा मिलती है। पुरोहित विशेष महत्वपूर्ण रहे, जिनमें वशिष्ठ, विश्वामित्र और देवाप, ये महत्वपूर्ण पुरोहितों के नाम ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपसे पूछ सकता है कि कौन सा महत्वपूर्ण पुरोहित ऋग्वेदिक साहित्य में वर्णित नहीं है। तो आपको यह जानते रहना है कि वशिष्ठ, विश्वामित्र और देवाप की चर्चा ऋग्वेद में विशेष मिलती है। अब रहा सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से हमको यह जानते रहना है कि इनके नामों को हमें भली भांति से समझे हुए रहना है। क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो एग्जाम का ट्रेंड होता है, उसमें हम क्या देखते हैं कि किसी एक को निकाल कर किसी दूसरे को डाल दिया जाता है, या इनमें से कौन सा आर्यजन दशराग युद्ध में सम्मिलित नहीं था, या कौन सा अनार्यजन दशराग युद्ध में सम्मिलित नहीं था। तो इनमें से 3-4 को कुल निकालेगा, 1-2 उसी में आर्यजन को डाल देगा। तो इस तरीके से पेपर में वह गलतियां
करने का, विद्यार्थी के करने का पूरा अवसर कमीशन बनाएगा। तो इसलिए इनकी 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 चीज़ों को, इनके नामों को अच्छी तरह से हमें याद होना चाहिए, हमें समझना चाहिए। फिर इस प्रकार से हम राजा के विषय में ये इतनी सारी चीज़ें हम देख पाते हैं, जिसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि राजा अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपना कार्य कर रहा था, जिसके माध्यम से यह पूरा सिस्टम बंधा हुआ था, राजनीतिक संगठन या राजनीतिक व्यवस्था उसकी क्रियान्वित हो रही थी। तो इस तरह से हम जिस भी विषय को, जिस प्रकरण को हम समझ पाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इसके बाद में हम देखते हैं कि राजा की इस राजनीतिक व्यवस्था में हम राजा के अलावा दूसरे प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। और वह दूसरा प्रकरण क्या है कि पदाधिकारियों को हमको जानना होता है कि राजा को सहयोग देने के लिए, राजा के सपोर्ट के लिए ऋग्वेद काल के राजनीतिक सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि उनके सहयोगियों की कैसी चर्चा हमको ऋग्वेद में मिलती है। तो हम देखते हैं, हमारा अगला अध्याय बनता है, शीर्षक बनता है पदाधिकारी। किन पदाधिकारियों की चर्चा हमको ऋग्वेद में मिलती है। तो ऋग्वेद में हम क्या देखते हैं कि उसमें हमें ग्रामीण, सेनानी, हमको कुल मिला के सबसे महत्वपूर्ण जो है, अब क्या है कि दशराज युद्ध के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पुरोहित सबसे मुख्य चीज है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो राजा को सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। तो हम क्या देखते हैं कि उनके पदाधिकारियों में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, ये महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम हमें मिलने लगते हैं। ग्रामणी के बाद सूत, रथकार, करमरा, व्राजपति और स्पर्श की चर्चा मिलती है। स्पर्श, ये राजा को सपोर्ट करने वाले महत्वपूर्ण नाम हैं। साथ ही साथ ऋग्वेद काल के अंतिम चरण में हमको एक नाम और मिलता है, वह है पूरब के रूप में, जो दुर्गपाल हुआ करता था। तो पुरोहित क्या था? पुरोहित जो था पदाधिकारी के रूप में, पुरोहित देखते हैं कि वह राजा का सलाहकार, मित्र, धर्म कृत्य करने वाला, कराने वाला, साथ ही युद्ध में भी भाग लेता था और युद्ध के अवसर पर वह विजय की कामना भी करता था। राजा के विजय की कामना करने वाला भी था, वाला भी यही पुरोहित था। सेनानी के रूप में हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद काल में यह सेना का प्रमुख था, सेना प्रमुख होता था, परंतु ऋग्वेद के काल में हम एक यह विशेष देख पाते हैं कि ऋग्वेद के काल में कोई स्थायी सेना नहीं थी। कबीले के ही जो लोग युवा होते थे, जो लड़ने के योग्य होते थे, जब संघर्ष की स्थिति एक अन्य जन से आप पड़ती थी, तो यही लोग आगे आते थे और इनको ऋग्वेद में एक विशेष नाम से संबोधित किया गया है और वह कहा गया है, ये मिलेशिया कहे गए। इनको ऋग्वेद में क्या कहा गया है? मिलेशिया। क्योंकि अस्थायी सेना होने के कारण एक विशेष आवश्यकता के अवसर पर सेना को भर्ती किया जाता था, क्योंकि नियमित सेना नहीं होती थी। कबीलाई जीवन होने के कारण उन्हीं कबीलों से इनको निकाला जाता था और इनको क्या कहा जाता था? इस सेना को मिलेशिया कहा जाता था। मिलेशिया
जैसे क्या था कि हमने उसके प्रशासनिक इकाई में देखा कि गांव से विश्व से निकाल कर वह जन के स्तर तक ले जाया जाता था, तो ग्रामीण स्तर पर भी निकाले गए इन लोगों को ही मिलेशिया कहा गया, जिनमें हम क्या देखते हैं कि गण गण ब्रात सार्ध के साथ साथ और चीज देखते हैं कि सार्ध के साथ हम क्या देखते हैं कि ग्राम से निकाले जाते थे ये। तो इस तरह से ये सैन्य सिस्टम में आते थे। तो सेनापति क्या होता था, पदाधिकारियों में हम देखते हैं कि पुरोहित के बाद सेनानी का नाम था। ग्रामीणी क्या था, ग्रामीणी ग्राम का मुखिया था, ग्राम का मुखिया होता था। मुखिया जो राजा को आवश्यकता अनुसार उसके सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहा करता था। हाँ, गांव का मुखिया होता था। सूत क्या था, सूत यह राजा का मित्र और रथ चलाने वाला था। रथ चलाने वाला राजा का व्यक्तिगत निजी चालक उसका मित्र ही हो सकता है। हमने ऐसे तमाम उदाहरण देखे हैं कि जो भी विशेष रहा है, महाभारत के युद्ध में भी आप उसके उदाहरण पूछ सकते हैं कि वहां हम क्या देखते हैं कि अर्जुन के रथ का संचालन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संबंधों की बात हम करें, वो एक दूसरे के घनिष्ठ मित्रों में से थे। तो यह मूल बात है कि राजा अपने रथ का वाहक चालक उसे ही बनाता था जिससे उसके संबंध अति मधुर रहा करते थे। अर्थात यह सूत कहलाता था, जो राजा का मित्र और रथ चलाने वाला सारथी होता था। रथकार, रथ बनाने वाला, रथ बनाने वाला। चूंकि ऋग्वेद के काल में हम क्या देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में रथ एक महत्वपूर्ण वस्तु थी, इसलिए रथ बनाने वाला व्यक्ति राजा के लिए बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसलिए राज्य के पदाधिकारियों में उसको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कर्मरा की बात करें तो हम देखते हैं कि यह कर्मरा धातु कर्म करने वाला था। कर्मरा जो था धातु कर्म करने वाला कहलाता था। ब्राजपति क्या था, तो ब्राजपति के विषय में ऋग्वेद में ब्राजपति के लिए गोचर भूमि के प्रमुख को माना गया। ब्राजपति जो था वह गोचर भूमि का प्रमुख था। और स्पर्श की बात है तो यह गुप्तचर होता था। इसको दूत भी कहा गया है। और पुरत जो था यह दुर्गपाल था। दुर्गों की स्थापना हम क्या देखते हैं कि आगे चलकर वह बढ़ने लगती है। तो इस तरह से पुरत के रूप में दुर्गपालों की चर्चा हमको ऋग्वेद में मिलती है। तो इन सभी के अलावा भी हम क्या देखते हैं, उपस्थि और इभ। इसमें दो नाम हमें मिलते हैं, उपस्थि और इभ। ये दो व्यक्ति राजा के निजी सहायक होते थे, जो राजा के निजी सहायक थे। ये दो नाम इभ और उपस्थ। इनके साथ साथ सेनानी, इनके साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि सेनानी, ग्रामीण, सूत और करमार। सेनानी, ग्रामीण, सूत और करमार, ये चार जो थे, ये इन चारों को मिलाकर क्या कहा गया, इनको रत्निन कहा गया। ऋग्वेदिक युग में
ऋग्वैदिक युग में इन्हें रत्निन कहा गया है। सेनानी, ग्रामीण, सूत और रथकार को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? रत्निन कहा गया है। कुछ विशेष विषयों पर राजा की मंत्रणा इन्हीं तक सीमित रहा करती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पदाधिकारियों के क्रम में भी ये पदाधिकारी राजा को राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में भरपूर सहयोग प्रदान किया करते थे। इन संचालनों के बाद में हम राजनीतिक व्यवस्था के अगले चरण में जब पहुंचते हैं तो हम एक नवीन पक्ष और हमारे सामने आता है जो राजनीति के लिए महत्वपूर्ण विषय था, और वह था कि संस्थाओं में हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद के काल में हमको कुल 4 महत्वपूर्ण संस्थाओं की चर्चा मिलती है, और उन 4 महत्वपूर्ण संस्थाओं में हम देखते हैं कि विदत, सभा, समिति और गण की चर्चा मिलती है, और गण की चर्चा हमें यहाँ मिलती है। ये समितियां, ये संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ऋग्वेद के काल में हम क्या देखते हैं कि इन संस्थाओं का अपना बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन संस्थाओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऋग्वेद में विदत के विषय में क्या देखते हैं कि यही विदत जो थी यह सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, प्राचीन थी। विदत सबसे प्राचीन, सबसे ज्यादा प्राचीन कोई संस्था थी तो ऋग्वेद के काल में जो पता चलता है वह संस्था थी विदत। ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 122 बार इसका उल्लेख किया गया है। 122 बार। सर्वाधिक प्राचीन होने के साथ साथ सर्वाधिक उल्लिखित भी यही राजनीतिक संस्था थी। यह संस्था जो थी यह संपूर्ण जन की संस्था थी। अर्थात संपूर्ण जन के व्यक्ति विदत के सदस्य हुआ करते थे। यह महत्वपूर्ण थी। एक महत्वपूर्ण विशेष बात इसमें यह थी, इसमें महिलाएं भी भाग ले सकती थी। महिला भी भाग ले सकती थी। विदत की सभाओं में, विदत के आयोजनों में महिलाओं को भी भाग लेने का पूर्ण अधिकार था। सामाजिक, धार्मिक और सैन्य, यह संस्था जो थी, इस संस्था का जो कार्य था वह सामाजिक, धार्मिक और सैन्य से संबंधित सभी प्रकार के उद्देश्यों के लिए, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य से संबंधित सभी प्रकार के उद्देश्यों के लिए विदत नामक संस्था कार्य किया करती थी। तो इस तरीके से ये विदत एक महत्वपूर्ण संस्था थी ऋग्वेद के काल में, जिसमें यह सबसे प्राचीन और 122 बार उल्लेख, महिलाएं भी भाग ले सकती थी और इस प्रकार के सभी कामों को यह प्रकट करने के लिए सक्षम थी। तो संस्थाओं में विदत सबसे महत्वपूर्ण रही ऋग्वेद के काल में। फिर दूसरे नंबर पे हम जब सभा के विषय में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यह जो थी यह जन के वयोवृद्ध लोगों की सभा थी। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष इसका क्या है, वह है कि इसे सभा को ऋग्वेद में नरिष्ठा कहा गया। नरिष्ठा
नरिष्ठा, नरिष्ठा का अर्थ होता है अनुल्लंघनीय, अनुल्लंघनीय अर्थात जिसका उल्लंघन न किया जा सके। तो ऋग्वेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जिस तरह से महिलाएं विदत में भाग ले सकती थी, वैसे ही महिलाओं को इसमें भी भाग लेने का अधिकार था। महिला भाग ले सकती थी, अर्थात महिलाओं को भी इसमें भाग लेने का अधिकार था। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट नंबरिंग में क्या देखते हैं कि इसके सभा के प्रधान को जो सभा को संचालित करता था, उसके प्रधान को सभापति, इसके प्रधान को सभा के प्रधान को सभापति, महिला सदस्य जो थी वो सभावती, सुरक्षित द्वारपालों को सभापाल और पुरुष सदस्यों को सभे आदि नामों से जाना जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वेद में यह भी एक महत्वपूर्ण संस्था थी। साथ ही ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में इसका। और सबसे एक और भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संपूर्ण ग्रामीण मसलों के साथ राजनैतिक, प्रशासनिक व न्यायिक कार्यों में भी यह राजनीतिक के साथ में हम क्या देखते हैं कि राजनीतिक के साथ साथ वह प्रशासनिक व न्यायिक कार्यों में भी वह राजा को सहयोग करती थी। तो ये सभा की महत्वपूर्ण बातें थी। समिति के संदर्भ में हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार किया गया है। महत्वपूर्ण बातें। और दूसरी बात यह है कि इसके अध्यक्ष को, समिति के अध्यक्ष जो था इसका ईशान कहा जाता था। ईशान कहा गया है, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। और यह विश्व और जनसाधारण की आवाज थी। यह विश्व और जनता की, सामान्य जन की आवाज थी। यह संपूर्ण विश्व और प्लस जन की आवाज थी जो राजा के पास तक अपनी चीजों को पहुंचाने में सक्षम थी। इसका महत्व, समिति का महत्व सभा की अपेक्षा अधिक था। महत्व सभा की अपेक्षा अधिक था। साथ ही यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा कि राजा का चुनाव, राजा पर नियंत्रण और राजा को पद से हटाने का अधिकार भी इनके पास ही था। वो हटा भी सकते थे। तो यह महत्वपूर्ण आधार या महत्वपूर्ण अधिकार इनके पास थे। गण के विषय में कहा जाता है कि गण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 46 बार आया है। 46 बार आता है। गणतंत्र का द्योतक है।
संयुक्तक है। गण के संदर्भ में गण अपने महत्व के सभी पक्षों को आज के संदर्भ में व्यक्त नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था में जो संस्थाएं थी वो अपने आप को महत्वपूर्ण प्रदर्शित कर रही थी। तो इन पक्षों के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल में न्याय व्यवस्था क्या थी। न्याय व्यवस्था को भी जानना हमारे लिए बेहद प्रासंगिक हो जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की पूर्णता के लिए न्याय व्यवस्था को भी जानना महत्वपूर्ण है। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि राजा न्याय का सर्वोपरि था। परंतु साथ ही साथ उसको सपोर्ट करने के लिए सभा समिति से भी कुछ चीजें आ जाती थी। तो अपराधों की जहां तक बात है, अपराध ऋग्वेद में अपराध प्रायः पशु अपराध के उल्लेख मिलते हैं। पशुओं के अपराध प्रायः हुआ करते थे, जिनमें हम क्या देखते हैं कि पशु अपराध के चलते अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ऋग्वेद काल में मृत्युदंड की काल में मृत्युदंड की प्रक्रिया नहीं थी। मृत्युदंड नहीं दिए जाते थे। मृत्युदंड के बदले में 100 गायों के जुर्माने के साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वेद में अपराधी को जिस नाम से संबोधित किया जाता था उसमें उसको जीवग्रीव और अपराध को नियंत्रण करने वाले व्यक्ति अर्थात पुलिस के लिए उग्र शब्द का उल्लेख किया गया है। पुलिस अर्थात अपराध नियंत्रण व्यक्ति, अपराध नियंत्रण करने वाले व्यक्ति अर्थात पुलिस को उग्र शब्द से संबोधित किया गया है। ये ऋग्वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था थी। फिर इसके बाद में एक अंतिम पक्ष बचता है। ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कर व्यवस्था क्या थी। उनके टाइम में टैक्सेशन क्या था। कर व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद काल में पर कोई निश्चित कर व्यवस्था नहीं थी। निश्चित कर व्यवस्था नहीं थी। आगे चलकर एक ऋग्वेद के काल में हमको बलि नाम की एक कर की व्यवस्था शब्दावली मिलती है, जो राजा को उपहार स्वरूप जनता ले जाकर दे देती थी। उपहार स्वरूप स्वेच्छया भेंट दी जाती थी। और यही बलि व्यवस्था का एकमात्र साक्ष्य ऋग्वैदिक काल में मिलता है, जो राजा के लिए दिया जाने वाला स्वेच्छया एक उपहार था। और यही टैक्सेशन उस टाइम में लागू थी। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जिन भी पक्षों में हमने देखा उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद के काल में राजा का क्या अपना महत्व था, साथ ही पदाधिकारी उसको कहाँ तक सपोर्ट करते थे, और उन पदाधिकारियों के अलावा भी राजनीतिक व्यवस्था को क्रमशः आगे ले जाने में उन संस्थाओं का क्या योगदान रहा, और संस्थाओं के साथ उसकी न्यायिक व्यवस्था के साथ हम कर व्यवस्था को भी देख पाते हैं, जो स्पष्टता परिलक्षित हो जाती है। धन्यवाद। अगली कक्षा में पुनः हम आपसे मिलते हैं ऋग्वेद के अन्य पक्षों के साथ। थैंक यू।